Hello, my dear students. Welcome to all of you in English by GP Sir YouTube channel. Once again, GP Pandey welcomes you all. Dear students, पिछली पार्ट में आपने 3 क्वेश्चन के आंसर्स समझे हैं और अब 4th क्वेश्चन का आंसर समझेंगे जो ग्रामर सेक्शन से है। आपको बताते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है और जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है जिसके 3 क्वेश्चंस का सलूशन इससे पहले की वीडियो में पहले पार्ट में कराया गया है, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन सी ग्रामर से क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दिए हैं वो 2 मार्क्स के हैं। 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं, विकल्प दिए हैं और उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। एक ऐसा पर्सन जिसके नैरो रिलीजियस व्यूज होते हैं, मतलब संकीर्ण धार्मिक विचार होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? अब जो ऐसा व्यक्ति तो कट्टरपंथी व्यक्ति होता है ऐसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th। इसका आंसर जो हो जाएगा 4th, फैनेटिक कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को, तो इसका सही आंसर है 4th। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स। इन द ऑफिंग जो फ्रेज है इसका क्या मतलब होता है? इन द ऑफिंग फ्रेज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, लाइकली टू हैपन, मतलब घटित होने वाला। घटित होने वाला के लिए इंग्लिश लगाई जाती है इन द ऑफिंग, तो इसका सही आंसर इन द ऑफिंग हो जाएगा। इन द ऑफिंग का हो जाएगा लाइकली टू हैपन, यानी आंसर 3rd इसका सही हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा द सिनोनिम फॉर वेल। वेल का सिनोनिम क्या होगा? वेल मीन्स होता है विलाप करना, तो एक और वर्ड जिसका मतलब विलाप करना है मौन। मौन इसका बिल्कुल सुइटेबल आंसर हो जाएगा, जो इसका 2nd ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। जो सेंटेंस लिखा है इसमें कौन सा वर्ड है जो एरर रखता है, मतलब गलती किस सेंटेंस में, ग्रामेटिकल वाली गलती, व्याकरण की गलती किस में है? ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस। आप देख रहे हो ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस लिखा हुआ है, वह चिंतित है अपने पिता की बीमारी में थोड़ी ना होता है, वरीड के साथ में तो अबाउट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम मिस्टेक पा रहे हैं वो किस पार्ट में पा रहे हैं? इन में पा रहे हैं, गलती है ना इन में, इसलिए पहला ऑप्शन जो इन लिखा है यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी जगह पर अबाउट होना चाहिए था, यही मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम। द एंटोनिम फॉर माइल्ड। माइल्ड का एंटोनिम क्या होगा? माइल्ड का मतलब ही होता है कोमल, हल्का, माइल्ड, तो इसका हो जाएगा सीवियर, कठोर। कठोर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन सही है। 4th ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में जिसमें लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इसे लिख कर करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस जब हम देखते हैं उसमें लिखा है सी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में वो ब्रदर कहकर बोल रही है, तो क्लियर हो रहा है कि उसने अपने भाई से कहा है। और तब सेंटेंस यहां से आप मानिए कि आई शैल गिव यू माई वॉच, यहां से स्टार्ट हुआ।
इस सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ समझिए कि सी सेड टू हर ब्रदर लिखा है। उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी दूंगी। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें सेड टू को टोल्ड कर दिया जाता है। तो कर देंगे सी टोल्ड हर ब्रदर, सी टोल्ड हर ब्रदर दैट। अब जो आई लिखा है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सी से जब इसको चेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सी। सी, अब देखिए सेल लिखा था, सेल का शुड हो जाता है, लेकिन सी लगा रहे हैं इसलिए वुड हो जाएगा यहां पर। सी वुड गिव, सी वुड गिव हिम, हिम इसलिए क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, ब्रदर के हिसाब से चेंज होगा, और ब्रदर जो है वो पुल्लिंग में है, मैस्कुलिन जेंडर में है, इसीलिए यहां पर हिम आ गया। और माई सी से चेंज होगा तो यहां पर हर आ जाएगा। गिव हिम हर वॉच। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सचिन सेड टू हर सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। सचिन ने अपने सीनियर से कहा, श्रीमान जी मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो देखते हैं इसमें सर लिखा हुआ है। जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सर लिखा है तो आप समझिए कि वो सम्मान पूर्वक बात कह रहा है, तब तो सम्मान से उसने सर कहा है, सर लिखा है या मैडम लिखा है। तो जब हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें रेस्पेक्टफुल्ली भी जोड़ लेंगे। सचिन ने सीनियर से कहा तो यहां हम कह देंगे सचिन ने सम्मान पूर्वक अपने सीनियर से पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन रेस्पेक्टफुल्ली, सचिन रेस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड। आस्क्ड इसलिए क्योंकि यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट से शुरुआत हुई है इसीलिए आस्क्ड लग गया। किससे कहा? हिज सीनियर, अपने सीनियर से। हिज सीनियर, आस्क्ड सीनियर व्हाट। देखिए क्वेश्चन वर्ड जब लगा होता है तो उससे ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। व्हाट के बाद में आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सचिन से चेंज होगा तो यहाँ ही आ जाएगा। हम लोग यहाँ व्हाट के बाद का सेंटेंस असर्टिव रखेंगे क्योंकि व्हाट अब कंजंक्शन बन चुका है। व्हाट ही शुड डू, शुड डू, शुड को चेंज नहीं करना है क्योंकि सेल को शुड किया जाता है और शुड को सेल नहीं कर देंगे, ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ऑलरेडी पास्ट टेंस में है शुड, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट में करेक्ट सेंटेंस बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा निर्देशित है वैसा ही कंबाइन करना है दोनों सेंटेंसेज को। दो या दो से अधिक सेंटेंस जब एक में कंबाइन कर दिए जाते हैं तो उसको सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस चैप्टर में हमने इसको पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन है। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी प्रिया परीक्षा पास करना चाहती थी। सी वर्कड हार्ड फॉर दैट, उसने इसके लिए मेहनत की। तो इन दोनों को जोड़कर जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम लोग ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक यूज हो, तभी वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। प्रिया वांटेड टू, प्रिया वर्कड होगा। प्रिया वर्कड हार्ड, प्रिया ने मेहनत की। किस लिए मेहनत की? टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए प्रिया ने मेहनत की। देखिए क्योंकि सेंटेंस में लिखा हुआ था प्रिया परीक्षा पास करना चाहती थी और दूसरा सेंटेंस लिखा था उसने इसके लिए मेहनत की,
तो दोनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि प्रिया ने परीक्षा पास करने के लिए मेहनत की। तो ये सेंटेंस सिंपल बन जाएगा क्योंकि इसमें वर्कड हार्ड केवल रह गया, केवल एक ही वर्ब रह गई। जबकि पहले सेंटेंस में था वांटेड, वर्कड, ये दो दो मेन वर्ब थी। अब इसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया जिसमें एक ही मेन वर्ब रह गई, यानी ये सिंपल सेंटेंस बन गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है महेश बाट अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। महेश ने एक घड़ी खरीदी, घड़ी सही समय देती है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है जोड़ करके। तो इसमें हम जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए ये कह सकते हैं कि महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती है, और जो के लिए विच का प्रयोग कर देंगे क्योंकि वस्तु है। तो इस तरह से सही सेंटेंस बनेगा महेश बॉट अ वॉच, विच गिव्स करेक्ट टाइम। ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन सभी का करा रहा हूँ, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस को सॉल्व करा रहा हूँ। परीक्षा में आपको केवल एक ही करना है क्योंकि स्पष्ट निर्देश लिखा था पहले भी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी एक को ही कंबाइन करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी एक को ही करना था। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सभी कराए जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करना है मतलब रूप परिवर्तित करना है, जहां पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस बनाना है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी माई डियर, मेरे प्रिय आपको कौन सी चीज़ हैप्पी करती है, कौन सी चीज़ प्रसन्न करती है। तो जब इसको हम बनाएंगे पैसिव में तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए आप, बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी, आप किसके द्वारा प्रसन्न किए जाते हो। माई डियर आप किसके द्वारा प्रसन्न किए जाते हो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा आपको हैप्पी किया जाता है। जो व्हाट था ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा था, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बाई वाट लगा दिया। इस तरह से सेंटेंस हु वाला भी बनता है। जब हु से स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही बाई होम लगा दिया जाता है और तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। वैसे ही यहाँ पर किया गया। मेक्स जो लिखा था उसकी थर्ड फॉर्म यूज की गई मेड, और बाकी चीज़ें तो इजी हैं, आप समझ रहे हैं। माई डियर जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है डू नॉट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो। इसको एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करोगे तो इसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि दूसरों को गाली देने से बचो, रेफ्रेन करो। रेफ्रेन का प्रयोग कर देते हैं। रेफ्रेन मतलब बचो इस चीज़ से। आप जानते हो कि हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जो रूप परिवर्तित हो जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। रिफ्रेन फ्रॉम अब्यूजिंग अदर्स, दूसरों को गाली देने से बचो। इसके बाद जो सेंटेंस लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंस दिए हैं उनमें से किसी एक को करेक्ट करना है, शुद्ध करना है व्याकरण की दृष्टि से। इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग लिखा है, यही मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स। इनिंग जो है वो एक ही है, एक वचन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एस का यूज किया जाता है, इनिंग्स लिखा जाता है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स में है
जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसे प्रयोग होते हैं। इनिंग नहीं लिखा जाता, इनिंग्स ही लिखा जाता है, जहाँ एक ही हो पारी। इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है। यहाँ पर जब हम लोग इनिंग्स कर देंगे इसको, तो ही उसका वो सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट। इस सेंटेंस में डायरेक्ट एनी लिखा हुआ है। अगर आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पढ़े होगे अच्छी तरह से, ट्रांसफॉर्मेशन में, कि किस तरह से इंटरचेंज ऑफ डिग्री किया जाता है, यानी जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको जब आपस में चेंज किया जाता है, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और उसके बाद देन का यूज करते हैं, तो केवल एनी नहीं होता है। आपको ध्यान होगा कि एनी अदर ड्रामेटिस्ट होगा, केवल एनी नहीं यहाँ पर लिखा जाता है। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर, अन्य किसी ड्रामेटिस्ट से, अन्य किसी भी नाटककार से कालिदास ग्रेटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री में बनता है। तो आपने यहाँ पर जो चेंज किया वो क्या है, अदर का यूज किया है, और यही इस सेंटेंस को सही बनाता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे अदर, तब ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। मतलब सेंटेंस में यूज करना है, जो वर्ड्स दिए हैं उनका सेंटेंस में यूज करना है, ताकि उनके डिफरेंस को क्लियर किया जा सके, उनके अंतर को स्पष्ट किया जा सके। तो जो पहला वाला लेटर लिखा है, इसका मतलब होता है बाद में। पहले वाले लेटर का मतलब होता है बाद में। ओके, पहले वाले लेटर का मतलब होता है बाद में, और जो बाद वाला लेटर लिखा है LATTER, ये क्रम व्यवस्था में कोई बाद में अगर हो, क्रम में अगला, जो क्रम में अगला हो, जो क्रम में बाद में आया हो, वो वाला बाद में है। क्रम व्यवस्था में अगर बाद में आया है तो उसको कहेंगे लेटर। ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले का सेंटेंस बनेगा सी यू लेटर। पहला सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट्स, सी यू लेटर। ओके, अगला सेंटेंस है लेटर वाला, तो आई प्रेफर द लेटर, मैं बाद वाले को अधिक पसंद करता हूँ। कोई चीज़ अगर सीरियल से दी है तो उसमें क्रम व्यवस्था में अगर कोई पहला है तो उसको फॉर्मर कहते हैं, और बाद में है तो लेटर कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम लिखा है, तो इसमें जो श्याम है वो लेटर है और राम ये फॉर्मर है, ये अंतर होता है। तो अगर क्रम में बाद में है तो उसको लेटर कहा जाता है, और जो पहला वाला लेटर है वो समय की बात करता है, वो समय की बात करता है कि सी यू लेटर मतलब तुमको बाद में मिलेंगे, तो ये टाइम की बात कर रहे हैं। और जब क्रम की बात करेंगे तो LATTER वाला होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा आई प्रेफर द लेटर, आई प्रेफर द लेटर। अगला देखिए, अगला जो लिखा है लेयर। लेयर आप जानते हो परत होती है, लेयर होती है परत।
तो उसके लिए सेंटेंस बनेगा आई सा अ लेयर, मैंने एक परत देखी, ऑफ आइस, बर्फ की, मैंने बर्फ की एक परत देखी। और जो दूसरा सेंटेंस है, लायर के लिए बनना है LIAR, इसका मतलब होता है झूठा, लायर मीन्स होता है झूठा, तो इसके लिए बन जाएगा ही इज अ लायर, वह एक झूठा है, ही इज अ लायर। तो आपने देखा कि लेयर का मतलब क्या होता है, परत, और जो लायर है उसका मतलब है झूठा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको समझाई गई सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हैं, डिटेल में विधिवत हर एक चीज़ को बताया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। आप सभी लोग सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।